ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। दोस्तों, छलावा के बारे में हमने कई बार और कई कहानियां सुनी होगी, पर बहुत सी कहानियां हमने बस सुनी है। पर जो इंसान छलावा के अंदर फंस जाता है वही जानता है कि उसकी क्या हालत होती है। आज की ये कहानी हमें भेजी है विकास भल्ला साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है। वो गुजरात के रहने वाले हैं और उनका मेन ऑफिस भी उन्हीं के शहर गुजरात में ही है। तो ये कहानी अब उनकी जुबानी। मेरा नाम विकास है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस के सिलसिले में मुझे कई बार दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और कोलकाता ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था। एक दिन मुझे बिजनेस के ही किसी काम से कर्नाटक जाना था, पर उससे कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी पत्नी को गोवा ट्रिप के लिए प्रॉमिस किया था। मेरी मीटिंग की वजह से वो गुस्सा हो गई, तो भाई अब गुस्सा होना तो जायज़ था, क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने बिजनेस ट्रिप के साथ साथ गोवा ट्रिप का भी प्लान बना लिया। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि मैडम कभी प्लेन से कहीं गई नहीं थी और उन्हें प्लेन से बहुत डर लगता था। फिर वाइफ की वजह से मैंने बाय रोड कर्नाटक जाने का प्लान किया। तो अब प्लान कुछ ऐसा था कि पहले हम गोवा जाएंगे, वहाँ किसी होटल में मैं अपनी वाइफ को ड्रॉप कर दूंगा और फिर कर्नाटक जाकर अपने काम कर मैं वापस गोवा आ जाऊंगा। तो प्लान के हिसाब से हम घर से निकल गए। रात कुछ 11 बजे के करीब हम महाराष्ट्र में एक होटल में खाना खाने रुके। खाना वगैरह खाया और फिर से हाईवे की तरफ निकल पड़े। पर हुआ ये कि हम हाईवे पर जाने की बजाय वहीं रास्ता भटक गए। उसी जगह पर आसपास कहीं घूमते रहे। तो फिर हमने गूगल मैप निकाला और फिर से रास्ता ढूंढने लगे और हाईवे की ओर चलने लगे। पर कुछ देर में मोबाइल का नेटवर्क आना ही बंद हो गया। पर फिर भी अंदाजे से हम एक कच्चे रास्ते से कहीं बढ़ते जा रहे थे, तो आगे कहीं हमें टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ी। वो कोई किसान था जो रात में खेतों को पानी दे रहा था। हमने उसके पास जाकर अपनी कार रोकी और उससे हाईवे जाने का रास्ता पूछा। तो उसने कहा, इथून सरळ पुढे जा, तिथं तुम्हाला 2 रस्ते दिसतील, एक छोटा आणि एक मोठा. तर तो मोठा रास्ता असेल ना, त्याने सरळ सरळ जा, म्हणजे पुढे 5-1 किलोमीटर हाईवे लागेल. वो आदमी असल में मराठी में बात कर रहा था। अब मेरे कुछ दोस्त महाराष्ट्र के होने की वजह से मुझे मराठी अच्छी तरह से समझ में आती थी। उसके कहने का मतलब ये था कि यहाँ से सीधे सीधे आगे निकल जाओ तो आगे जाकर 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। उसमें से जो बड़ा रास्ता है उस रास्ते से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है। मैंने उससे थैंक्स कहा और आगे निकल गया। पर हम जब कार आगे लेकर गए तो हम हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 रास्ते थे और तीनों भी बड़े बड़े लग रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा, तुम्हें मराठी ठीक से समझ में तो आती है ना? तो मैंने उसे कहा, हाँ। उसने 2 रास्ते बताए थे और उसमें से बड़े रास्ते से जाने को कहा था। अब हम दोनों को लगा कि हम फिर से रास्ता भटक गए। मेरी वाइफ फिर से गुस्सा होने लगी और उस किसान को भला बुरा कहने लगी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि एक रास्ते से आगे जाते हैं, अगर आगे हाईवे नहीं मिला तो इसी रास्ते से वापस आकर दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। अब आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था। कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंगल में फंस गए हैं। तो जैसा हमने डिसाइड किया, हम पहले एक रास्ते पर निकल गए। अब हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर अंदर चले गए थे, फिर भी हमें कोई हाईवे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अपनी गाड़ी फिर से पीछे मोड़ ली। पर जैसे ही हमने अपनी गाड़ी घुमाई, हमें आगे एक मकान दिखाई दिया। उस मकान के बाहर एक लाइट जल रही थी। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों वो देखकर चौंक गए। उसने मुझसे कहा, अरे हम अभी यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ कोई मकान नहीं था, और अब ये मकान और ये लाइट कहाँ से आ गई? अब असल में मैं खुद उस बात से बहुत सरप्राइज हुआ था, पर मैंने उसे समझाया कि शायद कोई उस मकान में अभी जाग गया हो और उसने लाइट जला दी हो, और पहले लाइट न जलाने की वजह से हमें वो मकान दिखाई न दिया हो। हालांकि मैं जो बात कह रहा था, मैं जानता था कि वो झूठ है। वहाँ सच में कुछ देर पहले कोई मकान ही नहीं था, पर मैं अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था और इसीलिए उसे और अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहा था। मोबाइल में देखा तो नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे कहा, चलो देखते हैं, कोई होगा वहाँ तो उससे हाईवे का रास्ता पूछ लेंगे। और मैंने अपनी कार उस मकान की ओर ले ली। अब जब हम उस मकान के पास पहुँचे तो देखा कि कोई बूढ़ा उस मकान की चौखट में बैठा हुआ था। तो हम वहाँ गए और मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर ही रोक ली। मैंने अपनी वाइफ को गाड़ी के अंदर रुकने को कहा
और मैं अकेला ही गाड़ी से उतर गया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मेरे कानों में जैसे बहुत सारे लोगों की एक साथ हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत सारा शोर था वो। और एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि उस मकान के आसपास बहुत ही अजीब सा सन्नाटा था। वो शोर तो मुझे कानों में सुनाई दे रहा था, पर आसपास घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा था। मैं फिर भी हिम्मत कर उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। वो बूढ़ा अपना सिर अपने घुटनों के बीच छुपाए हुए शायद सो रहा था। तो मैंने उस बूढ़े को आवाज़ दी, बाबा बाबा बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें हाईवे की तरफ जाना है। उस बूढ़े ने अचानक ही अपना सिर ऊपर उठाया और मुझसे कहने लगा, आओ घर के अंदर आओ, बहुत जगह है मेरे घर में, आओ आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में। और ऐसा कहकर उसने उस घर का दरवाजा खोला। मैंने घर के अंदर देखा तो बहुत सारे लोग अंदर सो रहे थे। मैंने बाबा को कहा, नहीं बाबा, बहुत देर हो चुकी है, आप हमें बस रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा वही बात दोहरा रहा था, आओ आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में, आओ और आराम से सो जाओ। देखो ये सब सो रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से। तुम भी आओ, मैं तुम्हें चैन की नींद सुलाता हूं। और बस उस बूढ़े की बात सुनकर मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर उसके बाद जो मैंने देखा वो उससे भी भयानक था, क्योंकि जब मैंने घर के अंदर गौर से देखा तो उसमें से किसी भी इंसान में कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, किसी की सांसें भी नहीं चल रही थी। मैं समझ गया कि ये कुछ भूतिया चीज है। और फिर मैं उस बूढ़े के ओर बिना देखे पीछे मुड़ गया। और फिर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मेरे कानों में शोर सुना था वो मुझे अब साफ साफ सुनाई देने लगा। आओ अंदर आओ, ये हमारा ही घर है, आओ और हमारे साथ चैन की नींद सो जाओ, आओ अंदर आ जाओ। वो सारे मुर्दे एक साथ मुझे पुकार रहे थे। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी वाइफ मुझे देख रही थी तो मैंने उसे हाथों से इशारा करते हुए चुप रहने को कहा। पर तभी शायद उसने मेरे पीछे कुछ देखा और उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने हाथों से मुझे जल्दी अंदर आने का इशारा करने लगी। मैं उसी हालत में जाकर गाड़ी में बैठ गया। पर जब मैंने उस घर की तरफ देखा तो वो सारे मुर्दे उठकर उस मकान के दरवाजे में आकर खड़े हो गए थे और वो सारे के सारे मुझे इशारा करके अंदर आने को कह रहे थे। आओ अंदर आओ, ये हमारा घर है। हम दोनों वो देख बुरी तरह से कांप रहे थे, इतना कि हमें आपस में बात भी नहीं की जा रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी कार पीछे घुमा ली और तेजी से रास्ते पर ले गया और गाड़ी को बहुत तेजी से भगाने लगा। हे भगवान, ये क्या था? जिंदगी में पहली बार मेरा ऐसी किसी चीज से सामना हुआ था। मेरी वाइफ तो रोने लगी थी, पर मैंने फिर भी उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि मैं खुद इतना घबराया हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो मैं गाड़ी को पीछे पीछे भगाते चला जा रहा था, तेज और बहुत तेज। कुछ 15-20 किलोमीटर जाने के बाद मैंने गाड़ी को एक जगह पर रोक लिया। सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वो बात करने की हालत में ही नहीं थी, बस एक ही बात को बड़बड़ाई जा रही थी। क्या था वो? तुमने भी देखा ना? बताओ ना मुझे, क्या था वो? कौन थे वो लोग? तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो अभी के लिए शांत हो जाओ, जब हम यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह जाएंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, मुझे खुद पता नहीं कि वो क्या था। तो मैंने उसे पानी की बोतल दी और अपना मुंह धोने को कहा, पर गाड़ी से बाहर निकलने की हम दोनों में भी हिम्मत नहीं थी। उसने गाड़ी से बाहर अपना सिर निकाल कर ही मुंह धोया और थोड़ा पानी पी लिया। मैंने भी अपनी सीट की कांच नीचे की और गाड़ी से बाहर अपना सिर निकालकर चेहरे को धोने लगा। पर जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मैंने जो देखा वो देख मेरे खून में सनसनाहट सी हुई। मेरे हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर गई, आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी पत्नी ने भी जब गाड़ी से बाहर देखा तो उसकी तो हालत बहुत बिगड़ गई और रोते हुए उसने कहा, विकास देखो, क्या है वो? हमारे सामने उस रास्ते के किनारे वही मकान था। उस मकान के बाहर एक लाइट जल रही थी
और चौखट पर वही बूढ़ा बैठा हुआ था। घर के और अंदर फिर से उसने अजीब तरह से अपना सिर उठाया। आओ, घर के अंदर आओ, बहुत जगह है मेरे घर में। आओ आओ ना, बहुत जगह है मेरे घर में। यहाँ आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। आओ आओ ना घर में। अब मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग और गियर भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, और मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत बहुत डर गया था। मेरी वाइफ तो बस चिल्ला रही थी कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से। पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बार बार बस उन मुर्दों की आवाज़ें गूंज रही थी। आओ अंदर आओ, ये हमारा ही घर है। आओ और हमारे साथ चैन की नींद सो जाओ। आओ आओ ना, अंदर आओ। मेरा दिल बैठ गया था। वो सब इतना डरावना और इतना भयानक था कि मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। मेरी पत्नी डर के मारे अब हांफने लगी थी। मेरा खून जम गया था। मैं बार बार चाबी घुमा रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कुछ देर और मैं अगर वहां रुकता तो मेरा हार्ट फेल हो जाता। पर लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर से मैं गाड़ी भगाने लगा। ये बहुत ही अजीब हालत थी। उस कच्चे रास्ते पर मैं गाड़ी को इतना तेज चलाया जा रहा था कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। पर मुझे एक्सीडेंट का इतना डर नहीं लग रहा था जितना मैं वो सब देख कर डरा हुआ था। अब कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी को रोकने नहीं वाला था। मैं बस गाड़ी को चलाता रहा। पता नहीं कितनी देर तक मैं बस गाड़ी को भगाए जा रहा था। पर उस दौरान हमें वो मकान, वो सब बार बार नजर आ रहा था। हम शायद घूम घूम कर उसी जगह पर वापस आ रहे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी पत्नी तो बस रोए चली जा रही थी और मैं गाड़ी चलाए जा रहा था। हमने कई बार वो मकान देखा, वो बूढ़ा देखा और अपना हाथ हिलाकर हमें बुलाने वाले वो मरे हुए लोग देखे। पर अब हम बिल्कुल भी नहीं रुके। बहुत देर तक गाड़ी चलाने के बाद धीरे धीरे आसमान में लाल लाल बादल नजर आने लगे। मतलब अब कुछ ही देर में सूरज उगने वाला था। सूरज की किरणें ऊपर आसमान में धीरे धीरे से फैल रही थी और धीमी धीमी सी रोशनी नजर आने लगी थी। और अचानक हमें टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। वो इंसान अब भी अपने खेतों को पानी दे रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे ये रात वाला वही किसान है शायद। पर मेरी पत्नी इतनी डरी हुई थी कि वो कार रोकने से मना कर रही थी। जो भी हमने देखा था उस सब ने हमारे दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर किया था। अब हर चीज़ हमें भ्रम लग रही थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत कर गाड़ी को उस खेत के पास रोका। गाडी देखते ही वो किसान दौड़कर हमारे पास आया। काय झालं साहेब, अजून वाट सापडली नाही का? उसने हमें पहचान लिया था। उसके कहने का मतलब था कि क्या हुआ साहब, अभी तक रास्ता नहीं मिला? पर जब उसने हम दोनों की तरफ देखा तो शायद वो कुछ समझ गया और वो दौड़कर अपने झोपड़े के पास चला गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी और वो दोनों पानी लेकर हमारे पास आए और हम दोनों को पानी पिलाकर पकड़कर उनके झोपड़े के पास लेकर चले गए। इस बार मुझे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि रात की उन आवाज़ों के बाद पहली बार मैंने किसी जिंदा इंसान की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने हम दोनों को चाय दी और कुछ देर वहीं आराम करने को कहा। पर जब हम चाय पी रहे थे तो उस किसान ने हमें जो बताया वो सच में बहुत अजीब और डरावना था। उसने हमें बताया कि मैंने आपको बताया था कि आगे 2 रास्ते मिलेंगे, उसमें से बड़े रास्ते से जाना। पर शायद आपको तीसरा रास्ता दिखाई दिया होगा जो कि कहीं नहीं जाता। वो रास्ता है ही नहीं, वो बस एक छलावा है, एक ऐसी जगह जो असल में है ही नहीं। मैं इस गांव में कई सालों से रह रहा हूं और मैंने उस छलावे के बारे में बहुत बार सुना भी है, पर बहुत कम लोग हैं जो उससे बचकर वापस जिंदा लौटे हैं। तो मैंने उसे वो सब बताया, वो मकान, वो लाइट, वो बूढ़ा, वो मरे हुए लोग और वो मेरे कानों में आ रही आवाजें। वो किसान ये सब पहले से ही जानता था। उसने कहा कि वो कोई मकान नहीं है, असल में वो कोई मरघट है। वो बूढ़ा उस मरघट की रखवाली करता है और जो भी उस मरघट के पास जाता है वो उन्हें अंदर आने को कहता है। पर अगर कोई इंसान गलती से भी उस मरघट यानी उस मकान के अंदर चला जाता है तो वो इंसान वही का हो जाता है। वो बूढ़ा उसे हमेशा के लिए वही सुला देता है। वह आपने जो भी मुर्दा लोग देखे थे वो सब उस छलावे के शिकार थे। वो अब हमेशा के लिए उस मरघट के हो गए हैं।
पर अच्छा हुआ कि आप उस मकान के अंदर नहीं गए। आपने अपने आप पर काबू किया। बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाज़ सुनने के बाद भी अपने आप को काबू कर पाते हैं। आप में बहुत हिम्मत है साहब, इसलिए आप बचकर वापस आए। उस किसान की बातें सुनकर अब मुझ में थोड़ा सा धीरज बढ़ने लगा था। सच में मौत के मुंह से मैं जिंदा बाहर वापस आया था। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ देर वहीं आराम किया और उन दोनों पति पत्नी का शुक्रिया अदा कर सुबह 11 बजे के करीब उनके उस करीब खाने से निकल गए। इस बार फिर से हम उस किसान के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। उसने बताया कि आप डरो नहीं, छलावा बस अंधेरे में ही इंसान को फंसा सकता है। कुछ थोड़ी दूर पर हमें उसने जैसे बताया था बिल्कुल उसी तरह 2 रास्ते दिखाई दिए, एक छोटा कच्चा और एक बड़ा और पक्का रास्ता। अब हालत ये थी कि हम उस बड़े रास्ते पर आगे चले तो गए, पर उस रात ने हमारे दिमाग पर इतना बुरा असर छोड़ा था कि दिन में भी हम आसपास देखते चले जा रहे थे कि कहीं वो मकान, वो बूढ़ा, वो सब फिर से दिखाई न दे। पर खुशकिस्मती से वैसे हुआ नहीं और कुछ 5 या 6 किलोमीटर जाने के बाद हमें आगे एक बड़ा सा हाईवे दिखाई दिया। हम दोनों ने राहत की सांस ली और आपस में बिना कुछ बोले हम घर की ओर निकल गए। मैंने अपनी मीटिंग और गोवा की ट्रिप दोनों कैंसिल कर दी। पर दोस्तों, लोगों को ऐसी कहानियां झूठी और काल्पनिक लगती है, पर असल में ऐसा हादसा जिसके साथ होता है वही उस डर को समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निमेश है। बेसिकली मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैं पढ़ाई के लिए पुणे शिफ्ट हुआ था। बात कुछ 2007 या 2008 के करीब की है, जब मैं वहाँ स्टडीज़ के लिए गया था। हमारा कॉलेज बहुत बड़ा था और मुंबई से पुणे जाने की वजह से हम कुछ दोस्त वहाँ एक रूम रेंट पर लेकर रहा करते थे। तो कुछ ही दिनों में वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया था। नाम था अमोल काले। वो रत्नागिरी से था। रत्नागिरी के आसपास ही कहीं उसका एक छोटा सा गांव है। अब बहुत साल हो गए उस बात को, तो नाम ठीक से याद नहीं। तो उन दिनों हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। नए नए दोस्त बने थे तो हम दोनों रात रात भर एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें किया करते थे। तो बातों बातों में एक दिन उसने मुझे बताया कि वो रत्नागिरी की एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और उनके गांव में सब उनके ही रिश्तेदार है और वहाँ पर जो घर है वो सारे घर, वहाँ की ज़मीन और खेती बाड़ी सब उन्हीं की है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ पर कभी भी कोई चोरी नहीं होती। मतलब कोई बिना उनकी परमिशन उनकी ज़मीन के अंदर आकर कुछ गलत काम नहीं कर सकता, और अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। तो मेरे मन में अब कई सवाल उठ रहे थे कि वो घर, वो ज़मीन सब तो ठीक है, पर ये सज़ा का क्या चक्कर है। तो मैंने अमोल से पूछा कि भाई ऐसा क्यों? मतलब आपके गांव में तो कोई भी चुपचाप आकर कुछ गलत करके जा सकता है, चोर थोड़ी ना चिल्लाते हुए जाएगा कि मैंने चोरी की है। तब उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक मंदिर जैसा एक बहुत पुराना घर है और वहाँ हर साल एक सीक्रेट पूजा की जाती है और उनके पूर्वज जो कि मर चुके हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें आने वाली मुसीबत से बचाते हैं। तो यह सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि पहले से ही मैं ये भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता था। मतलब आप ही सोचो, कैसे कोई मरा हुआ इंसान भला किसी घर और ज़मीन को प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ दिनों बाद हमारे वेकेशंस आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो अमोल के गांव ही घूम कर आ जाए। जो वो मुझे हर बार अपने गांव के बारे में बताता रहता है, तो गांव भी देखना हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा और वेकेशंस भी निकल जाएंगे। तो फिर अमोल ने हम दोनों के रेल टिकट बुक किए और फिर हम दोनों उसके गांव निकल गए। तो अब हम दोनों रत्नागिरी पहुंच गए। जैसे ही हम उतरे, हम सीधा अमोल के गांव चले गए। जब हम गांव की बाउंड्री के पास थे तो मैंने देखा कि वहां पर एक छोटी सी नदी है जिसके ऊपर एक छोटा ब्रिज बना हुआ था। हमें वो ब्रिज क्रॉस करके गांव के अंदर जाना था, तो हम दोनों वहीं उतर गए और अमोल ने गाड़ी से उतरने के बाद गांव की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कुछ प्रार्थना की और अपनी जेब से हमारी ट्रेन की टिकट निकालकर उस नदी के पानी में फेंक दी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया तुमने? तो अमोल ने कहा कि गांव में आते वक्त हमें अपने पूर्वजों को बताना पड़ता है कि हम गांव के अंदर आ रहे हैं। तो मजाक मजाक में मैंने उससे कहा, मेरे बारे में बता दिया ना, कहीं वो मुझे चोर समझकर सजा न दे दे। और मैं हंसने लगा। तो उसने कहा, चुप कर यार, ये हमारे गांव का रिवाज है। उसके बाद हम अमोल के घर चले गए। जैसे ही हम घर पहुंचे, उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब ने हमारा स्वागत किया। तो हमने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी देर आराम किया।
दोपहर को अमोल ने कहा कि चल तुझे हमारा गांव दिखाता हूँ। अब यहाँ आया ही है तो हमारी ज़मीन, खेती बाड़ी, बाग बगीचे सब देख ले। तो हम दोनों गांव घूमने निकल गए। अब हम गांव घूम रहे थे, दोपहर का वक्त था, तो गांव में कुछ 30 या 40 ही घर थे। सारे लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घरों के आसपास ही चारों तरफ उनके खेत और बाग बगीचे थे। अब ऐसा था कि गांव के बाहर निकलना है तो उनके गांव के बीच से ही एक रास्ता निकलता था और उसी रोड से हम बाहर जा सकते थे। और जब हम उस रोड से जा रहे थे तो सामने एक ढलान जैसी जगह थी और उस पर एक पुराने खंडर जैसा मकान था, जो कि पुराने जमाने के वाड़े की तरह बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। मतलब वो वाड़ा ही था, मतलब वो दिखने में वाड़ा ही लग रहा था। तो मैंने अमोल से कहा, अरे अमोल, ये वही जगह है ना जहाँ तुम्हारे पूर्वजों की पूजा होती है? तो उसने उस बड़े वाड़े को देखते हुए हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। तो मैंने अमोल का मजाक उड़ाते हुए फिर कहा, चल ना, अंदर जाकर तेरे दादाजी और परदादाजी से मिलकर आते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वाड़े के अंदर जाने के लिए भी उनकी परमिशन लगती है, ऐसे ही बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए और खींचते हुए कहा, अरे चल ना यार, अंदर तेरे ही दादा परदादा होंगे, वो थोड़ी ना तुझे कुछ कहेंगे। तो उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं यार प्लीज़ फोर्स मत कर, मैं खुद आज तक इस वाड़े में नहीं गया हूँ। तो मैंने फिर उससे कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तेरा खानदानी वाड़ा है और तू खुद आज तक अंदर नहीं गया। थोड़ी देर की तो बात है, बस अंदर जाएंगे और देखकर वापस चले आएंगे। तो अमोल फिर भी मना ही कर रहा था। देख यार, जिद मत कर, छोड़ दे। वो मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की। यार देख, जब से तूने मुझे वो पूर्वजों वाली बात बताई है ना, मुझे बहुत मन कर रहा है कि अंदर जाकर एक बार देख कर आऊं। अब तू अंदर आना ही नहीं चाहता तो एक काम कर, तू यहीं रुक और मैं अकेला ही अंदर जाकर आता हूँ। तो अमोल मेरी बात सुनकर डर गया। देख, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं अंदर आ रहा, पर उसके बाद जो भी होगा वो तेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। रास्ते भर में उसके पूर्वजों वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता रहा। बाद में हम आसपास की जगहों पर घूमकर घर वापस चले आए। फिर रात को हमने खाना खाया और खाना खाकर हमने सोचा कि चलो सिगरेट पी लेते हैं, और फिर हम सिगरेट पीने घर से निकले। तो जैसे ही हम रास्ते पर जा रहे थे तो फिर मुझे वो उनका पूर्वजों वाला मकान दिखाई दिया। तो मैंने फिर से उसे दोपहर की बात को लेकर मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे अमोल, वो देख तेरे पूर्वजों का मकान, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे घर और गांव को प्रोटेक्ट करते होंगे। जिनको तुमने सालों से उस मकान में बंद करके रखा है वो क्या तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे? तो उसने फिर मुझसे कहा, देख यार मजाक छोड़, क्यों उनके पीछे पड़ा है? तू मेहमान है इसलिए वो शांत है, नहीं तो तुझे अब तक पता चल गया होता कि यहाँ क्या होता है। तो मैंने उसे कहा, अरे यार अमोल, अभी भी उस वाड़े के अंदर जाने का मन कर रहा है, चलना, जाएंगे और कुछ ही मिनट में वापस आ जाएंगे, बस कुछ मिनट के लिए। तो वो फिर गुस्सा हो गया, छोड़ना यार, दम मारकर निकलते हैं, बहुत अंधेरा हो रहा है और वैसे भी ये गांव है, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। पर मैं कहाँ उसके सुनने वाला था और मैं उस खंडहर जैसे वाड़े के दरवाजे के पास चला गया और उसके बड़े दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा चल, एक बार दरवाज़ा तो खटखटा सकते हैं ना? तो अमोल और घबरा गया। यार मेरी बात सुन, तू घर वापस चल, तुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। अरे यार, तेरे दादाजी तो है, थोड़ी ना तुझे कुछ कहेंगे। देख निमेश, वो भले ही मेरे दादाजी हो, पर यहाँ सबके लिए एक ही पनिशमेंट होती है। अब अमोल मानने को राजी ही नहीं था और मुझे उस पर हंसी आ रही थी कि कितना डरपोक आदमी है। तो मैंने अमोल से पूछा, अच्छा क्या पनिशमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब तेरे ही ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सब यही तो है, वो तुझे ही पनिशमेंट देंगे, मतलब अपने ही पोते को? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तो अमल और भी चिढ़ गया। देख यार, मेरी बात मान और वापस घर चल। पर वहाँ से जाते जाते मैंने उस वाड़े के पुराने दरवाजे पर एक दस्तक दे ही दी और फिर अमोल मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, यार तू मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तू अभी के अभी घर चल, कुछ गलत हुआ तो मैं घर क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा ठीक है चल, और फिर हम दोनों ने सिगरेट ख़त्म की और घर की ओर चलने लगे। अब जब हम दोनों उस रास्ते पर वापस घर की ओर जा रहे थे तो पीछे मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अब पता नहीं कि कौन था, पर मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका और महसूस करने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। फिर कुछ कदम चलने के बाद मुझे फिर वही फील हुआ। तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और फिर मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसकी रोशनी में चलने लगा। तो कुछ देर बाद मुझे फिर किसी की आहट सुनाई दी कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मतलब अब मैंने पहले से थोड़ा साफ सुना। तो मैंने अमोल से बोला,
यार तेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा अरे हमारे पीछे कोई है। तो अमोल ने बिना पीछे देखते हुए कहा कोई नहीं है यार, तू बस फास्ट चलना। और फिर हमने तेज़ी से चलना शुरू किया। जैसे ही हमने तेज चलना शुरू किया वैसे ही मुझे पीछे से लगा कि किसी ने मेरे शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ है। तो मैंने फिर अमोल से कहा यार अमोल, मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ फील हो रहा है यार। तो अमोल ने कहा देख यार, मैं तुझे हॉस्टल से पहचानता हूँ, अब इतनी रात को कोई मजाक मत कर, चल जल्दी चल। इतना कहकर अमोल बस तेजी से घर की ओर बढ़े जा रहा था। पर सच में मुझे कुछ तो फील हो रहा था। तो मैंने कहा अमोल यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में। अब जैसे ही मुझे वो महसूस हुआ मैं अपनी जगह पर रुक गया और फिर अचानक ही वो हाथ मेरे कंधे से होकर नीचे नीचे आते हुए मेरी कलाई तक आ पहुंचा। तो अब मैंने थोड़ी जोर से ही कहा अमोल यार, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है यार। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा है और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस उसी जगह पर जम गया था और मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो अमोल दौड़कर मेरे पास आया और उसने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। अब वो भी मुझे खींच रहा था और मैं भी अपने अंदर से जोर लगा रहा था, पर वो इतना अजीब एहसास था कि मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था। मैं किसी स्टैचू की तरह बस सीधा खड़ा था। और आगे तो और अजीब बात हुई। कुछ ही देर में मेरे मुंह से आवाज़ तक निकलना बंद हो गया। मैं मन ही मन चिल्लाए जा रहा था, अपने दोस्त अमोल को आवाज़ दिए जा रहा था कि अमोल मुझे बचा ले यार, मुझे छुड़ा ले यहाँ से। पर मेरे मुंह से आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, 2 मिनट के लिए मैं सुन्न हो गया था। मेरी हालत देख अब अमोल भी बहुत डर गया, वो भी बुरी तरह से टेंशन में आ गया था। आसपास कोई नहीं था जिसे आवाज़ देकर हम बुला सके। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। वो भी चिल्लाया जा रहा था। मुझे उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी पर मैं उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। लगभग 5 मिनट तक ये सब चला। किसी ने मुझे जकड़ रखा था और फिर उसके बाद मेरी बॉडी अचानक ही ढीली पड़ गई, जैसे मेरी बॉडी से जान ही निकल गई हो। और अगले ही पल मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया। पर मुझ में ज़रा भी ताकत नहीं थी कि अपने आप खड़ा होकर चल सकूं। अमोल ने जैसे तैसे मुझे उठाया और घर ले गया। जब हम घर आए तो उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी। फिर उसकी माँ ने मुझे चेक किया तो मुझे बहुत ज़ोर का बुखार था। उसके बाद उसकी माँ ने मुझे ठीक से देखना स्टार्ट किया, पर उन्हें कहीं कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने मुझे गीले कपड़े से पोंछना शुरू किया। मेरा बुखार बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जा रहा था और कुछ देर बाद मैं जैसे बेहोश सा हो गया। अमोल के घर वाले भी मेरी हालत देख परेशान हो गए थे कि करे तो अब क्या करे। तो उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए अपने तौर तरीके आजमाना शुरू किया। तब अमोल की माँ मेरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछे चली जा रही थी और उस बेहोशी की हालत में मैं कुछ बड़बड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मुझे पता नहीं कि उस बेहोशी की हालत में मैं किससे माफ़ी मांग रहा था। तब सारे घर वाले मेरे आसपास जमा हो गए। उसकी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, ये क्या बड़बड़ा रहे हो, जाग जाओ, शायद तुम डरे हुए हो। तो अमोल की माँ ने जैसे ही अपना हाथ मेरे सर पर रखा, उनके हाथों में बिजली का झटका सा लग गया और उस झटके की वजह से बेड से थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ी। और उसके बाद एक भयानक सी आवाज़ मेरे अंदर से आई, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मेरी आवाज़ बहुत डरावनी थी और उनके लिए ये रोज़ का काम था। तो अमोल की माँ ने आगे आते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं सुभाष राव, इस घर का मालिक। इसे क्या लगा ये मेरे गांव आकर मेरा मजाक उड़ाएगा और मैं चुप रहूंगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तो हुआ ये था कि मैं अचानक ही अमोल के दादाजी की आवाज़ में बात करने लगा था। तो बेसिकली ये उनके घर के लिए भी बहुत डरावना था, क्योंकि उनके लिए मैं एक मेहमान था और मुझे कुछ हो जाता तो फिर उन्हें सब भुगतना पड़ता। तो उसके बाद भी बहुत देर तक अमोल की माँ ने उसके दादाजी से बातचीत की, उन्हें मनाने की काफ़ी कोशिश की कि छोड़ दो, ये हमारा मेहमान है और इसे यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता था, तो उसे माफ़ कर दो। अमोल की माँ बार बार उन्हें मना रही थी, पर वो मानने को राज़ी ही नहीं थे। वो बार बार बस यही कह रहे थे कि आज तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, इसे मैं सज़ा देकर ही रहूँगा। अब मैं ऐसी हालत में था कि यह सब तो मैं महसूस कर रहा था, पर मुझे कुछ जवाब देना नहीं आ रहा था।
और अल्टीमेटली मेरा मरना तय था। लेकिन फिर कुछ 1-1.5 घंटे के बाद जाकर अमोल के दादाजी मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि मैं अभी बीच रात उनके पूर्वजों के मंदिर के पास जाऊं और उनके पूर्वजों से माफ़ी मांगूं, और मुझे उस मंदिर के पास एक सिंदूर से भरा हुआ नारियल रखना होगा। तो अब मुझ में ताकत तो थी नहीं, पर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं बीच रात उस मंदिर के पास गया, उनके पूर्वजों से माफ़ी मांगी और एक नारियल वहीं रख दिया। उसके बाद करीब करीब 1 हफ्ते तक मैं बेड में पड़ा था। मेरा बुखार तो अगले दिन उतर गया था, पर वो जो मैंने अपने अंदर महसूस किया था, उस वजह से हफ्ते भर तक मुझे थकावट और बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। वो जो मैंने महसूस किया था वो क्या था मुझे पता नहीं, पर मैं मरते मरते बचा हूँ। और अब मैं उन बातों पर विश्वास भी करता हूँ कि भूत प्रेत आत्माएं होती है, और अगर तुम जानबूझकर उन्हें छेड़ोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।